हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ़ार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आपका संडे वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और ये है टेस्ट क्रिकेट जनाब। मेरे बेटे की आज संडे को जो है वो बर्थडे थी और मैं बहुत बिज़ी रहा, लेकिन मैंने पूरा टाइम निकाला, देखता रहा कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो एक बहुत ही क्लासी फिफ्थ टेस्ट मैच का जो बैटल था। ये है जनाब टेस्ट क्रिकेट के आप अपनी पर्सनल लाइफ या थोड़ा सा अगर बिज़ी भी हो तो आपका ध्यान रहता है टेस्ट क्रिकेट की तरफ कि क्या हुआ होगा, मैच का नतीजा। और बड़ा मुश्किल है टेस्ट मैच को जीतना। आज के प्रोग्राम में मेनली हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस मैच है वो ड्रॉ की जानिब इख्तिताम पजीर हुआ, पीसीबी वाइट पीसीबी ग्रीन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं जो मेरे ख्याल में इस दोनों मैच, दोनों टीमों के जो कंपैरिजन बनाए गए थे उसके अंदर एक ख़ास प्लानिंग के तहत जो है वो बॉलिंग वर्सेस बैटिंग, और फिर यासिर शाह को बॉलिंग करवाई गई अगेंस्ट बैट्समैन। सो इसके जो स्कोर्स हैं या जो विकटें ली गई हैं, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स को शायद जो है वो नुकसान या फ़ायदा होगा। उस हवाले से डिटेल बात करेंगे। सौरव गंगुली जनाब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं कुछ दिनों से भारतीय मीडिया पर। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एशिया कप की जो पोस्टपोनमेंट है, या अगर हम देख लें कैंसिल का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, उसके बाद भी उनके इंटरव्यूज़ आए। और असल बात अगर आप उन इंटरव्यूज़ में देखें तो वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने यकीनी तौर पर वैसे तो ज़्यादा सौरव गंगुली की जो खिदमात हैं वो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा हैं कि वो हर कोई उनका फ़ैन है। पाकिस्तान में भी दुनिया भर में भी लोग यकीनी तौर पर गंगुली के बहुत सारे फ़ैन्स हैं। लेकिन आईसीसी के प्रेसिडेंट के तौर पर जिस तरह उन इंटरव्यू से बात की गई है, और जिस तरह ख़ास तौर पर एक इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो एंकर बहुत ज़्यादा गंगुली से कह रहे थे कि उनको होना चाहिए या किसी क्रिकेटर को होना चाहिए। विक्रांत गुप्ता का इंटरव्यू तो पहले हुआ था, उसके बाद जो इंटरव्यू हुए मैंने उसमें एक चीज़ नोट की कि जो सौरव गंगुली है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप के लिए वो जो है वो या तो कैंडिडेट बन रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट वो इस बारे में बात तो कर रहे हैं। इसके साथ साथ यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ की शानदार जीत की हम बात करेंगे, और इसी से शुरुआत करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने आज साबित किया कि जो उनके पास एक रिकॉर्ड है। मज़हर रशीद ने बहुत ही अच्छा स्टैट्स निकाला कि 60 मैचेस जनाब। इस मैच से पहले उन्होंने जो ऐसे मैचेस खेले जहां उनको 200 या उससे कम का जो है वो टारगेट मिला। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड, 54 मैचेस वन, ओनली 6 वर ड्रॉन, कोई मैच नहीं आ रहे थे। और अब ये उनकी 55th जो है वो विन हो गई है। 200 या लेस का जो टारगेट होता है, इट्स अ ब्रिलियंट रिकॉर्ड। मतलब आपको पता है कि बहुत सारी टीमें जो है वो 160, 180, इवन 150, मुझे याद है 140 समथिंग पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने मुल्क में हारा था। और इसी तरह अगर आपको याद हो इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच हारा था जहाँ पाकिस्तान ने बड़ा चीपली आउट किया था, और वहाँ भी वो 150 के लगभग टारगेट था यूई के अंदर। सईद अजमल और अगर आपको याद हो अब्दुल रहमान ने वहाँ पर बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी। तो हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज़। और मैं ये कहता हूँ कि आज ये साबित हो गया, और ओवरऑल ये साबित हो गया कि कोई टीम की क्रिकेट कितनी ही टर्मोइल में क्यों ना हो। आपको याद है जब वेस्ट इंडीज़ 2 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन था भी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ प्लेयर एसोसिएशन या जो कॉन्ट्रैक्ट के तनाज़ात पर डैरेन सैमी और ज़माने के जितने सुपरस्टार्स थे बोर्ड के साथ तनाज़ात हुए, इट वाज सो वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऑब्वियसली हर वक्त अगर हम देखें ज़िंदगी में कहीं कोई मसला होता है तो उसका अल्टरनेट आ जाता है। मतलब किसी भी टीम में चाहे वो बड़े बड़े प्लेयर हों, डॉम ब्रैडमैन थे, ज़हीर अब्बास थे, सुनील गावस्कर थे, हनीफ मोहम्मद थे, इमरान खान थे, जावेद मियादाद थे, वसीम अकरम थे, सचिन तेंदुलकर थे, या कल को विराट कोहली होंगे या कोई भी और होगा। आप जितने बड़े ग्रेट प्लेयर हों, जितनी बड़ी अचीवमेंट हो, लेकिन किसी भी वजह से या तो अगर रिटायरमेंट की तरफ चले जाएं या कोई खुदा खासा बोर्ड के साथ इख्तलाफ हो जाए, क्रिकेट नहीं रुकती, दुनिया नहीं रुकती। अगली सीरीज़ में कोई नया कैप्टन आ जाता है, अगली सीरीज़ में कोई नए खिलाड़ी आ जाते हैं, नए ओपनर आ जाते हैं, नए फास्ट बॉलर आ जाते हैं। तो जनाब जेसन होल्डर को जब अपॉइंट किया गया था, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, मुझे अगर याद सही पड़ रहा है तो क्लाइव लाइट ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन, 2 मरतबा के उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए कैप्टन। वाह व्हाट अ कैप्टन ही वाज। और फिर प्लेयर उस ज़माने की वेस्ट इंडीज़ की टीम तो इन्वॉल्व थे उस डिसीजन मेकिंग में। जैसन होल्डर को जब कप्तान बनाया गया, कल मैंने एक प्रोग्राम में शेयर किए थे, जो रेहानुल हक हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीएम हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े अमेजिंग स्टैट्स शेयर किए थे कि कहाँ
जैसन के एवरेज अबव 30 था, अब वो 20 पर ले आए। बैटिंग का एवरेज मिड 20s में था, 37 पे ले आए। वर्ल्ड क्लास स्टैट्स हैं। और जैसन की कामयाबी ने एक बात तो जनाब वाज़ेह कर दी कि अगर आपको याद हो, ग्रैम स्मिथ कप्तान बने थे जब साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने नई टीम की जानिब जो है वो देखा था, तो इंग्लैंड गए थे, 2 डबल सेंचुरी भी लगाई थी और अपनी टीम को विनिंग ट्रैक पर डाला था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका, और ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, और ओवरऑल उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंसेस थी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। जैसन होल्डर ने वेस्ट इंडीज़ की टीम का क्या नया एक दौर शुरू किया है, अ न्यू एरा ऑफ वेस्ट इंडीज़, बिकॉज इस इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड में हराना बहुत मुश्किल है, और ऑब्वियसली इसको हराने के बाद इस स्ट्रीक को कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसे अपने दौर से गुजर रहे हैं जो उनकी गोल्डन जनरेशन है। लिमिटेड आवर्स के अंदर उनकी किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर उनके पास प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल सकते हैं। इस मैच में भी अगर आप देखें, 200 रन का जब टारगेट था, तो जोफ्रा आर्चर ने शुरू में ही जो है वो वेस्ट इंडीज़ टीम की बैटिंग लाइन की बुनियादें हिलाई और कमर तोड़ी एक तरह से, लेकिन बहुत ही अच्छा जो है वो कमबैक किया ब्लैकवुड ने, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें चेस की, और उसके बाद फिर यकीन तौर पर जैसन होल्डर फिटिंगली एंड में मौजूद थे। तो जनाब एक चीज़ तो वादे हो गई कि इंग्लैंड की इस टेस्ट टीम में प्रॉब्लम्स हैं, और जब जो रूट वापस आएंगे तो शायद इस टीम की जो मिडल ऑर्डर है और जो स्ट्रेंथ है बैटिंग की बनेगी, लेकिन इसके बावजूद है इस टीम में कुछ ऐसे ग्रे एरियाज़ जिसका वेस्ट इंडीज़ फ़ायदा उठा सकता है, और ये जीत उनको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि वो तमाम लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। हेडमायर अगर यहाँ आ जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप इनकी बॉलिंग लाइन देखें, इनके कैप्टन को देखें, इनके पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं टॉप ऑर्डर में या मिड ऑर्डर में, ये सब प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, और इनमें से अगर आप देखें टेस्ट के अलावा बहुत सारे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर वनडे और T20 के अंदर कहीं ना कहीं अपनी टैलेंट की ग्लिम्स दिखा चुके हुए हैं। तो इस वेस्ट इंडीज़ टीम से ये तवक्को तो थी कि ये पहले से तो बेहतर दिखाएंगे कारकर्दगी, लेकिन ये हरा देंगे इंग्लैंड को। इंग्लैंड में ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल था, लेकिन जोफ्रा आर्चर अगेन उन्होंने प्रूव किया कि वो कितने स्पेशल बॉलर हैं। लेकिन आई थिंक मुझे हमेशा ये लगा है कि हर वो टीम जिसको टेस्ट मैच के आखिरी दिन 200 रन डिफेंड करने हैं या कभी 250 डिफेंड करने हैं, अच्छे ओपनिंग बर्स्ट के बाद एक अच्छा स्पिनर आपको चाहिए होता है, और इंग्लैंड के पास इस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है। शायद मोइन अली या इनके पास कोई और ऑप्शन और बेहतर होता तो एक आध मिडल में स्ट्राइक हो जाता, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप खेल में हो तो रन आउट छोड़ा, फंबल हो गया, एक कैच जो है वो नहीं हो सका, स्लिप के अंदर से कैचिंग गई, तो चांसेस मिस किए, और आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि वेस्ट इंडीज़ की इस टीम को जिसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उसको हराने के लिए आपको बहुत ही एक सॉलिड क्रिकेट खेलना थी। लेकिन अगेन मैं उस पॉइंट पर आऊँगा कि जेसन होल्डर ने साबित किया कि कभी कभी एक इंसान, एक कैप्टन, एक लीडर पूरी टीम को उस क्रिकेट स्ट्रक्चर को जो है वो एक नया रूप दे सकता है। जेसन होल्डर ने जिस वक्त वेस्ट इंडीज़ की कमान संभाली थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम वॉज नो वेयर। टेस्ट टीम को पूरा करना मुश्किल था, उनके पास प्लेयर पूरे नहीं हो रहे थे, पता नहीं चलता था कि वेस्ट इंडीज़ के T20 स्टार्स, चाहे वो सैम्यूल्स हो, सैमी हो, इसके साथ साथ अगर हम बात करें जितने भी और हैं, पोलार्ड हैं, क्रिस गेल जिस ज़माने में थे, इनमें से किसी ने भी टेस्ट टीम में कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि उनकी जो T20 और वनडे के जो सुपरस्टार्स हैं उनकी तो धाक है पूरी दुनिया पर T20 लीग्स पर, लेकिन उनकी जो क्रिकेट की धाक है वो आएगी टेस्ट परफॉर्मेंसेस से, ताकि उनका स्ट्रक्चर पैरेलल चले T20, वनडे और टेस्ट के साथ। जेसन होल्डर उनकी टीम ने इस मैच को जीत के साबित किया है कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई जनाब, दम खम बाकी था, और उठे हैं बहुत सारी चोटें खाने के बाद, बहुत सारे बुरे वक्त को देखने के बाद। तो ये चीज़ वेस्ट इंडीज़ की इस टीम को नहीं, आने वाली टीमों को, आने वाली जनरेशन को इंस्पायर्ड कर सकती है। अगेन जीतना बहुत आसान है, मुश्किल होने के बावजूद एक मैच जीतना आसान है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। आई रियली एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है, लेकिन कमबैक करने के लिए सिर्फ वर्ड्स काफ़ी नहीं होते। इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम है, बॉलिंग में भी उनके पास अगर आप देखें एंडरसन, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब एंडरसन अपने कैरियर के उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ अब वो शायद डिक्लाइन पे जाएंगे, या उनका अरूज मज़ीद शायद अगर जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे रॉजर फेडरर, जोकोविच, नडाल कभी जो है वो पुराने नहीं हो रहे, वो कभी हर एक सीज़न में एक ग्रैंड स्लैम जीत कर बता देते हैं कि उनमें वो दमखम बाकी है, लेकिन इस विल बी अ वेरी टफ आस्क फॉर एंडरसन इतनी सारी क्रिकेट खेलने के बाद। और शायद स्टुअर्ट ब्रॉड को वापस आने की बात हो, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छी फाइट की, एक अच्छा टेस्ट मैच था, वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और जेसन होल्डर की टीम ने अपनी पूरी क्रिकेट को जो है वो लिफ्ट किया है। अब जनाब आते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी के ऊपर, सौरव गंगुली की स्टेटमेंट
जो उन्होंने दी विक्रांत गुप्ता साहब को इंटरव्यू में, हमारे दोस्त हैं, और एशिया कप के हवाले से, उस वक्त लगा कि शायद एक सवाल हुआ और यकीनी तौर पर मैं होता तो मैंने भी ये सवाल करना था उनसे, या मैं कभी एहसान मानिक साहब का इंटरव्यू करूँगा या वसीम खान साहब का इंटरव्यू जैसे पहले किए। जब मुझे मौका मिलेगा मैं सवाल ज़रूर करूँगा, कोई सहाफ़ी को सवाल करने से नहीं रोक सकता, ये उसका हक़ है। ऑफिशियल जो है वो स्मार्ट होता है या उसको पता होता है उसने क्या कब कहना है क्या नहीं कहना। ऑब्वियसली सौरभ जो ये बात बोल रहे थे वो कहना चाहते थे, होमवर्क किया जाता है। आपको पता है कि बीसीसीआई का सदर हो, पीसीबी का सदर हो, कोई भी अहदेदार हो, वो कभी भी होमवर्क के बगैर नहीं आता और उसकी एक टीम होती है जो उसको गाइड करती है। तो एशिया कप के मुतालिक जो उन्होंने बात की थी वो ऑब्वियसली वो कहना चाहते थे, उनके मुंह से नहीं निकली, उन्होंने कही है। और लोग जो शायद ये कह रहे हैं कि शायद वैसे ही कह दी, ऐसे नहीं होता। आप इतनी बड़ी बात तभी कहते हैं जब आपको एक तो श्योर होते हैं आपने एक बात कहनी है, और दूसरा आप ये बात नहीं छुपाना चाह रहे होते, और अब मुझे इसका मकसद नज़र आता है। मुझे लगता ये है कि सौरभ गंगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, आईसीसी के प्रेसिडेंट के जो एक अब इलेक्शन इस महीने, आपको पता है उसका प्रोसीजर शायद 15 के बाद अनाउंस हो जाएगा। सौरभ गंगुली मुझे लग रहा है कि वो उसके लिए इंटरेस्टेड हैं। उसकी वजह मुझे समझ नहीं आती, चूँकि एहसान मानी साहब की जो और बात थी, मुझे इस खबर पे आज तक हैरत है जो पाकिस्तान मीडिया में सर्कुलेट हुई थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि एहसान मानी प्रेसिडेंट के लिए जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, कैंडिडेट ज़रूर हो सकते थे। कॉलिन ग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एक कैंडिडेट बन के उभरे थे और सब ये बात कर रहे थे शायद वो बन जाएंगे। सौरभ गंगुली के हवाले से अगर आपको याद हो तो कुछ क्रिकेटर्स ने उनके हवाले से बात की थी। खुद सौरभ जो है वो आईपीएल और आईसीसी के प्रेसिडेंटशिप को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में। और टू बी ऑनेस्ट इंटरव्यूज़ में उनको जो इंटरव्यूअर हैं या ऑब्वियसली जिन्होंने विक्रांत के अलावा जो स्पेशली इंटरव्यू हुए, विक्रांत का इंटरव्यू तो ज़्यादातर क्रिकेट के हवाले से था, लेकिन बहुत सारे और इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि उन एंकर्स ने सौरभ को बहुत ज़्यादा पुश किया, बहुत ज़्यादा इस सवाल को, हम एंकर हैं, हमें पता है, जर्नलिस्ट हैं, कि जो सवाल आप बार बार या एक ख़ास तरीके से लाते हैं वो उसका कोई मकसद होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, ये राइट होता है आपका बीइंग एन ऑफिशियल और बीइंग एन मीडिया पर्सन जिसको एक्सक्लूसिव मिल रहा हो कि आप वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे लग रहा है सौरभ गंगुली आईसीसी के प्रेसिडेंटशिप के लिए एटलीस्ट कोई माहौल ज़रूर बनाना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। माइट भी कि वो आखिर में डिसीजन ना लें और कॉलिन ग्रेव्स के लिए मैदान खाली हो, न्यूजीलैंड के भी चीफ एग्जेक्टिव इस मैदान में आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कि सौरभ गंगुली एटलीस्ट इस वक्त इंटरेस्टेड ज़रूर हैं, कोई ना कोई चीज़ उनके जहन में है, या जो उनके सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि सौरभ गंगुली आईसीसी जाएं। अब जा पाएंगे, माहौल बन पाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो अपडेट है वो यही है कि 15 या उसके आसपास आईसीसी की पहली मीटिंग में एक बड़ा अहम फैसला होगा। आईसीसी के जो चेयरमैन है उसके हवाले से जो है वो बात होगी, और फिर हम देखेंगे कि जो प्रोसीजर है और जो कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस होंगे। सो अब देखना ये पड़ेगा कि जो दूसरा अहम फैसला है, अगर मैं आपको बताता चलूँ, वो यही है कि वर्ल्ड T20 जो है वो क्या इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो पाएगा। ऑब्वियसली जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन उसके हवाले से जो है वो ज़रूर एक फ़ाइनल डिसीजन बाकी है जो हम समझ सकते हैं कि किसी वक्त भी जो है वो इस मंथ में लिया जाएगा। जो ऑब्वियसली इस वक्त दिखाई दे रहा है कि उसका जो एक लाइकली आउटकम है वो यही है कि वर्ल्ड T20 इस साल नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड T20 नहीं होगा, लेकिन आईपीएल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें कि चेयरमैन ऑफ द जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में शशांक मनोहर के जाने के बाद, आई एम सॉरी मैं उसको प्रेसिडेंट का वर्ड यूज़ कर रहा था, प्रेसिडेंट की शिप भी आई थी जो ज़हीर अब्बास बने थे, लेकिन ऑब्वियसली चेयरमैन के इंतखाब के लिए, माफ़ कीजिएगा ये मुझसे मिस्टेक हुई, वो मुझे खुद रियलाइज़ होगी बात करते हुए। तो सौरभ गंगुली आईसीसी चेयरमैन के लिए मुझे जो है वो इंटरेस्टिंग एक उनकी मूव दिखाई दे रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि वो इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या एक लॉबिंग उनके लिए मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड T20 के हवाले से इस महीने फैसला हो जाएगा, लेकिन क्या अगला T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा या भारत, ये एक मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑब्वियसली भारत क्योंकि एक बड़ा बोर्ड है, उनके ब्रॉडकास्टर हैं, उनके स्पॉन्सर्स हैं, और ऑब्वियसली आईपीएल कराते हैं। फिर आप याद रखिए कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना है, जिसके लिए सौरभ गंगुली कह चुके हैं कि हम उसकी तस्दीक कर चुके हैं। तो मुझे लगता है ये कि भारत को चांस मिल जाएगा कि अगले साल वो भारत एक ऐसी पोजीशन में जहाँ वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर अगले साल वर्ल्ड T20 करा सकता है। 2022 का फिर मेंस वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया, और फिर 2023 का जो मेंस ODI वर्ल्ड कप है वो भी भारत में होगा।
तो ये इस महीने के अंदर सारी चीज़ होगी। लेकिन सौरव गांगुली कैन सरप्राइज विद हिज मूव, ये मुझे एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जनाब पीसीबी वाइट पीसीबी ग्रीन का मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। 338 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। इफ्तिखार अहमद ने बड़े वाइटल 86 किए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें इमामुल हक 74 रिटायर्ड नॉट आउट, शादाब खान 51 नॉट आउट। वेरी टाइमली परफॉर्मेंस हो सकती है उनकी जाने से, क्योंकि उनकी बॉलिंग अभी इतनी नहीं है कि उनको हाई रेट किया जाए फॉर टेस्ट मैच। सरफराज अहमद 40, फवाद आलम 37, थोड़े ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे। यहाँ इफ्तिखार एज ले गए हैं। और मूसा की एक विकेट है, शनवारी की एक विकेट है, यासिर शाह का कोई जिक्र नहीं है। ये पीसीबी से पूछना पड़ेगा कि क्या बॉलिंग ज़्यादा की थी, नहीं की थी, या रन से पड़ गए। लेकिन अगेन ये कंसर्न होगा कि यासिर शाह की कम से कम यहाँ 3-4 विकेटें होनी चाहिए थी। अगर वो बॉलिंग नहीं की किसी वजह से, जो हमें पता चल जाएगा। पीसीबी ने अपने जो ऑफिशियल ग्रुप के अंदर जो खबर दी है, वहाँ तो यासिर शाह का कहीं नाम नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्ट्रेंज मूव। शायद यासिर का जिक्र होना चाहिए था मुझे लगता है यहाँ पर। लेकिन यासिर ने अगर विकेट नहीं ली और किसी भी वजह से, चाहे रन्स पड़ गए, चाहे उन्होंने बॉलिंग नहीं की या रेस्ट करा दिया, पाकिस्तान के लिए आइडियल सिनेरियो नहीं है। जो कि पाकिस्तान वांट कि यासिर जो है वो एक रिदम में हो, विकेट टेकिंग फॉर्म में हो। तो जनाब ये थी तीनों आज की मेन खबरें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके रिस्पांस का दिन ब दिन पेज बढ़ता जा रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर मैं आपके लिए रोज़ कोई कंटेंट लेके आ रहा हूँ। कोशिश यही कि इंटरव्यूज़ भी अच्छे आएँ और साथ साथ आपको जो है वो सारी खबरें मिलें। अपना फीडबैक, अपने सवाल ज़रूर जो है वो लिखिए नीचे जाकर प्लीज़। जितने भी लोग अगर यहाँ इस स्टेज तक पहुँचे हैं, ज़रूर अपने सवाल लिखिए, कुछ अपना कमेंट दीजिए, ताकि मुझे अपनी इस्लाह का मौका मिले। कुछ आप चाहते हैं डिस्कस हो तो वो हम करें। और इसके साथ साथ कल मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एपिसोड अपलोड करूँगा, जो मैंने फैज़ान लखानी, पाकिस्तान के बड़े सीनियर टॉप स्पोर्ट जर्नलिस्ट में शुमार होते हैं, उनके साथ मैंने एक दिलचस्प सेशन किया है कि स्पोर्ट जर्नलिज्म को शुरू कैसे किया जाए, क्या चैलेंजेस हैं जो जो जर्नलिस्ट को आएंगे या आ सकते हैं, जो अभी भी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे टिप्स हैं। बहुत फेयर एनालिसिस फैज़ान और मेरा है, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत मज़े का जो है वो उसमें एक फ़ीडबैक भी मिलेगा और आपको ज़्यादा उसमें जो है वो नए आने वालों को सीखने का मौका मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के हवाले से स्पेशली मैं कुछ एपिसोड अगले आने वाले दिनों में करूँगा। पाकिस्तान की, इंग्लैंड की टीम के जो मसरूफियत हैं दौरे इंग्लैंड में, वो भी आपको मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।